नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में, आर्थिक प्रणाली के बारे में। आर्थिक प्रणालियां होती क्या हैं, इनके प्रकार क्या हैं और कैसे काम करते हैं, इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सारी चीजों पर आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं कि आर्थिक प्रणालियां, इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। हर समाज की कुछ जरूरतें होती हैं। इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें की जरूरत पड़ती है, जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए चीजों की जरूरत पड़ती है, और ये सारी चीजें के लिए जरूरत पड़ती है आर्थिक गतिविधियों की। तो आर्थिक प्रणाली या इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक गतिविधियां करने की एक पद्धति है। ये है आर्थिक प्रणाली। और ये आर्थिक प्रणाली का मतलब एक तरीका भी है जिसमें व्यक्ति और विभिन्न प्रकार के जो संस्थान हैं, आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक साथ जुड़े हों, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। यह पूरा समाज सहयोग के सिद्धांत पे काम करता है। हम सब एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। अगर हम अंग्रेजी में बात करें इकोनॉमिक सिस्टम, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम? So, an economic system is a particular set of social institutions which deals with the production, distribution and consumption of goods and services. मतलब प्रोडक्शन को डील करता है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को डील करता है और उनके कंजम्पशन को डील करता है। किनके? गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं। और ये सारे समाज में ये चीजें होती हैं। ये तो हुई बेसिक डिफिनीशन। और आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी आर्थिक प्रणालियां हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भागों में। तो कौन से वो तीन भाग हैं? पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और इसको हम पूंजीवाद भी कहते हैं, कैपिटलिज्म। तो वाद या इज्म मतलब विचारधारा से इसका मतलब है। तो अगर विचारधारा वाले एंगल को लें तो पूंजीवाद या कैपिटलिज्म कहेंगे। और उस आर्थिक प्रणाली के नेचर की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। दूसरी इकोनॉमी है समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी। और अगर विचारधारा के एंगल से इसकी बात करेंगे तो इसे कहेंगे समाजवाद, सोशलिज्म। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। और अगर विचारधारा के एंगल से इसकी बात करेंगे तो ये है मिश्रितवाद, मिक्सेडिज्म। तो इसकी शुरुआत कहाँ से अगर हम करें, अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम के तीनों जो प्रकार है उनकी हम बात करें, तो इसकी शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि हर समाज को तीन सवालों के जवाब देने होते हैं। अगर समाज है तो लोगों की जरूरतें हैं, जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देना होगा। और उन आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपको एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। आपको संस्थाएं बनानी पड़ेंगी। अगर मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, अगर शिक्षा चाहिए तो स्कूल की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या दूसरे स्वास्थ्य संस्थान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस आधार पर हर समाज को तीन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। क्या है सवाल? पहला सवाल है कि हमारी जो जरूरतें हैं उस हिसाब से देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ये तो पहला सवाल हुआ। और फिर दूसरा सवाल क्या? हम समाज में एक दूसरे से बात करेंगे। दूसरा, ये जो वस्तुएं या सेवाएं हैं उनका उत्पादन कैसे हो। मानव श्रम का ज्यादा उपयोग करें या कैपिटल का प्रयोग करें, मशीनों का प्रयोग ज्यादा करें। तो पहले किनका उत्पादन हो, फिर कैसे उत्पादन हो, और अगर उत्पादन हो गया तो उसका वितरण कैसे करें। किसके पास ज्यादा दें, किसको कम दें। तो उस वितरण की व्यवस्था कैसे हो, मतलब क्या, कैसे और किस प्रकार। ये तीन सवाल हैं। तो इन तीन सवालों के जवाब आपको ढूंढने पड़ते हैं। और इस आधार पर जो इकोनॉमिक सिस्टम बनती है वो तीन प्रकार जो मैंने अभी आपको बताया, सारी डिटेल में चर्चा अभी मैं कर रहा हूं एक एक करके। तो इन सवालों के जवाब जो हैं, अगर साधारण तौर पर आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम कहेंगे कि जिस हिसाब से चीजों की मांग हो उस हिसाब से सप्लाई हो।
जैसी डिमांड हो उसी सप्लाई हो। और ये डिमांड और सप्लाई किस पर निर्भर होगा? मार्केट फोर्सेस पर निर्भर करेगा। एक बाजार अर्थव्यवस्था में आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। देखिए ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, यूपीएससी का बड़ा फेवरेट ये टॉपिक है बाजार अर्थव्यवस्था। आज इसी साल देखिए मेंस में क्वेश्चन आया था, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, उसका वीडियो जाके देखिएगा आप लोग, कि क्या बाजार अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास संभव है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाए। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो जो तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है उनको समझें और उसको कोरिलेट करें अपने करेंट सिचुएशंस के हिसाब से, भारत में जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से। तो आइए हम बात करें पहले बाजार अर्थव्यवस्था में, या अभी इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो जो बाजार अर्थव्यवस्था होगी उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। यानी कि बाजार पर ही सब कुछ छोड़ दिया जाए, बाजार में जो ताकतें हैं उन पे छोड़ दिया जाए। और बाजार में ताकतें क्या है? दो ताकतें होती हैं, एक तो डिमांड की ताकत होती है, दूसरी सप्लाई की ताकत होती है। और ये ताकतें कहती हैं कि जिसकी मांग ज्यादा हो उसका उत्पादन ज्यादा करो, क्योंकि जब उत्पादन ज्यादा करोगे तभी तो उत्पादकों को लाभ होगा। लाभ के सिद्धांत पे काम करती है। मान लीजिए बाजार में लोगों को कार की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, लोगों को गाड़ियां बहुत ज्यादा चाहिए, तो फिर कार का उत्पादन बहुत ज्यादा होगा। अगर साइकिल की डिमांड है तो साइकिल का उत्पादन ज्यादा होगा। फिर ये तो क्या उत्पादन होगा, और फिर कैसे उत्पादन होगा? अगर श्रम सस्ता है तो श्रम के जरिए उत्पादन होगा, और अगर पूंजी सस्ती है, मशीन सस्ता है, तो मशीन के जरिए उत्पादन होगा, क्योंकि ये लाभ के सिद्धांत पर काम करता है, इफिशियंसी और लाभ के सिद्धांत। और फिर यहां पर क्या, कैसे और किस प्रकार का जवाब क्या होगा? कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो चीजें बन गई। तो ये अभी हमने बाजार अर्थव्यवस्था की मैं बात किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से होगा, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा उसको ज्यादा मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, यानी कि अगर इकोनॉमिक्स की भाषा कर बात में बात करें, जिसकी क्रय शक्ति कम होगी उसको कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि लोगों की जरूरतों के आधार पर नहीं, बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर मार्केट फोर्सेस बात करता है कि जिसकी क्रय शक्ति ज्यादा होगी उसके पास माल यानी कि गुड्स और सर्विसेज ज्यादा होंगी, क्योंकि उनकी खरीदने की क्षमता उनकी ज्यादा होगी। यानी कि आपकी जेब में पैसा ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास जेब में ज्यादा पैसा होगा तो आपको चीजें आसानी से मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी। मान लीजिए इसी मार्केट में लोगों के पास मकान नहीं है, गरीबों की आबादी ज्यादा है, लेकिन चूंकि वो गरीब हैं इसलिए उनकी क्रय शक्ति कम है, उनके पास पैसा कम है, लेकिन डिमांड तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको रहने के लिए मकान चाहिए, बेसिक नीड है। लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, यानी कि बाजार की दृष्टि से इसको मांग नहीं माना जाएगा। मैंने डिमांड और सप्लाई की डिफिनेशन के समय भी बताया था कि डिमांड और सप्लाई के जो बेसिक क्राइटेरिया है क्या है, वो क्रय शक्ति होनी चाहिए, सिर्फ इच्छा करने से नहीं हो जाता है। तो चूंकि गरीब वर्ग के पास क्रय शक्ति नहीं है, इच्छा तो है, जरूरत तो है, पर क्रय शक्ति नहीं है, यानी कि ये डिमांड नहीं है, यानी कि इसका उत्पादन, मकान का उत्पादन, आवास का उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि मार्केट फोर्सेस उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसका जवाब जो देता है समाजवाद देता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी देता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या करता है? सरकार इंटरफियर करती है, सरकार हस्तक्षेप करती है, और वो कहती है कि जरूरतों के मुताबिक ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। सरकार पर लोगों का भरोसा होता है, और सरकार जानती है कि लोगों के इंटरेस्ट में क्या है। किसी की इच्छा को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि महत्व दिया जाता है, जरूरत को महत्व दिया जाता है। और उस जरूरत के हिसाब से, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उस जरूरत के हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन होता है और फिर उनका वितरण होता है। यानी कि समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का महत्व नहीं होगा। आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी हो होगी, आपके पास हो, लेकिन सरकार इंटरफियर करेगी, सरकार हस्तक्षेप करेगी, जिसको जरूरत होगी वहां तक वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाएगी, और फिर ये कहलाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये तो थोड़ा बेसिक बातें कर रहा हूं, अभी आगे और इसको विस्तार से मैं आपको बात बात करता बात करता हूं इस पे।
यानी कि बात हो गई कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी हैं। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कह रहा है कि हम सब कुछ मार्केट फोर्सेस पे काम करेंगे, जिसके पास पैसा होगा उसको देंगे, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको हम नहीं देंगे, तो सोशलिस्ट कहता है हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। हम गवर्नमेंट है, इसलिए हम इंटरफियर करेंगे, हम हस्तक्षेप करेंगे, और जिसके पास नहीं होगा उसको हम देंगे, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी है और हम रूल कर रहे हैं देश पे। तो फिर ये सारी चीजें हैं। आइए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्या है कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। किसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया था और किसको कहा जाता है फादर ऑफ कैपिटलिज्म? उन महान अर्थशास्त्री का नाम है एडम स्मिथ। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन आया है, वन लाइनर क्वेश्चन, कि पूंजीवाद का जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म? एडम स्मिथ को पूंजीवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, ये तो पहला फैक्ट हो गया। थोड़ा सा अंडरलाइन भी करता जाऊं ताकि आपको एटलीस्ट जो फैक्ट्स हैं वो समझ में आए। एडम स्मिथ हो गया पूंजीवाद का जनक। और दूसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, ये सब एक ही नाम है। फ्री इकोनॉमी में क्यों क्यों इसको फ्री इकोनॉमी कहते हैं? फ्री छोड़ दिया जाता है, मुक्त। जिसके पास पैसा होगा, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे कि किसको क्या मिलना चाहिए, इसलिए इसको फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। और लैटिन भाषा में कहते हैं, कई बार आपके एग्जाम में आया है, लैसिस फेयर। इसकी स्पेलिंग नोट करिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। इसी को कहते हैं फ्री इकोनॉमी को लैसिस फेयर। मतलब लैसिस फेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप नहीं होगा। थियरी ऑफ लैसिस फेयर, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड सारी चीजें होंगी, मार्केट के भरोसे चीजें छोड़ दी जाएंगी, कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। लैसिस फेयर इसको कहते हैं लैटिन भाषा में। और यहां होती है सरकार की भूमिका न्यूनतम, और सब कुछ निर्धारित होती है बाजार के जरिए। तो फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होता है। लोगों का जो पैसा है, लोगों की जो ओनरशिप है, वही इसका कोर होता है। और जो भी निर्माता होते हैं लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। निजी व्यक्ति जो होगा, जो प्राइवेट पर्सन है, वो उसको कोई भी व्यवसाय करने और स्किल के हिसाब से कोई भी काम करने की आजादी होती है। और दुनिया की प्रमुख जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं, हालांकि आज कोई भी कंप्लीट पूंजीवादी नहीं है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। ये क्या है ये भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उदाहरण में आप अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान को देख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि अमेरिका जो है वो भी अब पूंजीवादी नहीं रह गया है, वो भी थोड़ा सा सोशलिज्म की तरफ गया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जो है अमेरिका से ज्यादा कैपिटलिस्ट है। स्केल पर कितना नंबर है वो मैं भी आगे बताऊंगा, बस अभी थोड़ा सा समझते जाइए। तो कैपिटलिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज, जो विशेषताएं हैं वो क्या है? प्राइवेट ओनरशिप, प्रॉफिट ओरिएंटेशन, मतलब प्रॉफिट पे काम होगा, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा होगी, जिसके पास फोर्सेस होंगी, मार्केट फोर्सेस पर जिसका कमांड होगा, जिसके पास गुणवत्ता होगी वो मार्केट में compete करेगा, प्रतिस्पर्धा करेगा, और उस हिसाब से चीजों का वितरण होगा। प्राइस डिटर्मिनेशन, जो मूल्य होगा, मूल्य का निर्धारण इन्हीं चीजों की वजह से होगा, मार्केट फोर्सेस के साथ साथ वस्तुओं की गुणवत्ता के हिसाब से। और फिर होगा आपका मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार का जो इंटरवेंशन होगा वो बहुत कम होगा। ये आपको याद रखना है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की खास बात है। क्या है और विशेषताएं, थोड़ा सा और समझते हैं। पहला, संपत्ति का निजी स्वामित्व और विरासत का कानून, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि जो भी संसाधन होंगे, भूमि, पूंजी, मशीन, खदान, ये सब निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होंगे। और जो इनका ओनर होगा, जो मालिक होगा, वो अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से इन संसाधनों को, इन रिसोर्सेज को रखेगा, बेचेगा या इनका इस्तेमाल करेगा। और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो अपने वसीयत के हिसाब से, विरासत कानून के हिसाब से अपने वारिसों को ट्रांसफर कर देगा अपनी पूरी प्रॉपर्टी को।
पहला है, ये विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड इंटरप्राइजेस। हर व्यक्ति को अपने पसंद के हिसाब से उद्यम करने की आजादी होती है। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, और किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकता है। और यही यही चीज उपभोक्ताओं पर भी लागू होती है। उपभोक्ता अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी वस्तु खरीद सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण विशेषता है, लाभ का उद्देश्य। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक गतिविधियों के पीछे लाभ की शक्ति काम करती है। यानी कि जो उत्पादक हैं, जो संगठन है, जो व्यक्ति हैं, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जो लाभ सुनिश्चित करेंगे। और इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? किन किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे? एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। आज एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है, आईसीटी एप्लीकेशंस का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का दौर है। आपकी परीक्षा में अब यही सब सवाल आने वाले हैं टेक्नोलॉजी में, एकदम याद रखिए। मैंने पढ़ाया भी है और आगे भी इन चीजों को डिस्कस करता रहूंगा। श्रम विभाजन, विशेषज्ञता, इन चीजों का पालन होगा। और इसका गोल्डन रूल क्या है? पूंजीवाद का गोल्डन रूल, अधिकतम लाभ प्राप्त करना, मैक्सिमम प्रॉफिट। ये है पूंजीवाद का प्रमुख विशेषताएं। और फिर आज की दौर में अगर आधुनिक दुनिया की बात करें तो ये बात करता है, फ्री कंपटीशन की बात करता है। फ्री कंपटीशन, मुक्त प्रतिस्पर्धा। आज पूरी दुनिया फ्री इकोनॉमी की तरफ जा रही है। जितने भी टैरिफ्स हैं, जितने भी बंधन हैं, उनको खत्म करिए, आइए मुक्त व्यापार करिए। इसीलिए विभिन्न देश संगठन बना रहे हैं, बिम्स्टेक, G20, जितने भी विभिन्न प्रकार के संगठन बन रहे हैं, ये सब यही हैं, इसी दिशा में जा रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से भी नहीं वो ये मुक्त व्यापार कर पाए हैं, लेकिन जो भी टैरिफ्स थे, जो दिक्कतें थी, जो गांठें थी, उनको कमजोर, उन्होंने उसको खोला है और व्यापार को और आसान बनाया है। क्योंकि आज के समय में, आज की दुनिया में, आज की कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी में, अभी कैपिटलिस्ट भी नहीं रह गया है, थोड़ा सा मिक्स्ड हुआ है। मतलब कैपिटलिस्ट और समाजवाद के बीच में दुनिया जा रही है। तो ये कहते हैं कि मुक्त व्यापार करेंगे तभी हम पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। फिर एक और इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है, प्राइस मैकेनिज्म की बात करते हैं। प्राइस मैकेनिज्म, तो अभी मैंने जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस की बात की, वही है प्राइस मैकेनिज्म। कि सभी आर्थिक गतिविधियों को प्राइस मैकेनिज्म से निर्धारित किया जाएगा। मतलब मांग के जरिए जितनी मांग होगी उतनी आपूर्ति होगी। डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस, इन्हीं को हम अर्थशास्त्र की भाषा में प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। इसके अलावा सरकार की जो भूमिका होगी वो बहुत ही न्यूनतम होगी। अधिक से अधिक सरकार क्या कर सकती है कि जो रक्षा क्षेत्र है, जिससे देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा, इनमें हस्तक्षेप करेगी। मतलब ये अपने पास रखेगी, क्योंकि सुरक्षा से देश सुरक्षित होगा, रक्षा क्षेत्र से, स्वास्थ्य क्षेत्र से नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा, और शिक्षा जो क्षेत्र है वो उस देश के नागरिकों को इंपावर करेगा, सशक्त करेगा। तो इन जो सेवाएं हैं उनमें सरकार अपनी भूमिका रखती है, बाकी में नहीं रखती है। इसके अलावा पूंजीवादी समाज में, यहाँ हम प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, जो अभी बात करूंगा, आय की असमानता होती है। क्या असमानता होती है? दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जिनके पास संसाधन होते हैं, बहुत होते हैं, और एक जिनके पास संसाधन न्यूनतम होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। तो जिनके पास है उनको हम कहेंगे हैव्स, और जिनके पास नहीं है उनको कहेंगे हैव नॉट्स। हैव माने जिनके पास है, जिनके पास संपत्ति है, और जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको कहते हैं हैव नॉट्स। सोशल इकोनॉमी में ये बड़ा ही पॉपुलर कंसेप्ट है, हु आर हैव्स एंड हैव्स नॉट, हैव नॉट्स। कौन संपत्ति के मालिक हैं और कौन है जिनके पास जीवन यापन करने के लिए भी बेसिक सुविधाएं नहीं है। यानी कि एक दरार होता है, एक गैप होता है, एक के पास बहुत पैसा, एक के पास न्यूनतम पैसा, यानी कि आय की असमानता होती है। और पूंजीवादी समाज में कहा जाता है कि अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब और गरीब होता जाता है। ये तो कुछ बेसिक डिफिनेशंस हुई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। आइए एक छोटे से क्रिएटिव के जरिए मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कैपिटलिज्म की जो खास बातें हैं, जो इसमें से कुछ अभी मैंने ऊपर आपको बताया।
एडम स्मिथ महोदय जो हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ कैपिटलिज्म। और इनकी किताब का नाम क्या है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अपनी कॉपी में फट से नोट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। इस किताब ने पूरी दुनिया में लोगों के विचार को एकदम बदल दिया। एडम स्मिथ इनको जो फादर ऑफ कैपिटलिज्म है, इनकी किताब है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस के रचयिता है। और इन्होंने कहा कि अपनी वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने लिखा है कि जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, एक अदृश्य हाथ की तरह काम करता है, एक इनविजिबल हैंड की तरह काम करता है। और यही जो कंपटीशन है वो कैसा अदृश्य हाथ है, वो रिसोर्सेज पे उसकी नजर रहती है। ये रिसोर्स उन्हीं तक पहुंचाएगा जिनके पास पैसा है, जहां मांग होगी और जहां पे धन होगा। जहां जहां मांग या क्रय शक्ति नहीं होगी वहां नहीं पहुंचाएगा। तो ये कंपटीशन को इनविजिबल हैंड कहते हैं। इसको इन्वर्टेड गांव में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि कंपटीशन का महत्व को आप समझें। तो ये जो फर्स्ट पैरा है उसमें मैंने बताया एडम स्मिथ फादर ऑफ कैपिटलिज्म, इनकी किताब का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस। और इन्होंने कंपटीशन को क्या बोला है? इनविजिबल हैंड का है, अदृश्य हाथ का है, अदृश्य शक्ति के नाम से डिफाइन किया है। इन्होंने कैपिटलिज्म की जो परिभाषा दी जो मैं अभी बता चुका हूं, means of productions are privately owned, supply and demand determines prices, and businesses are free to direct resource into activities that promise the greatest profits। ठीक है, अधिकतम लाभ की ये वादा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ के सिद्धांत पे काम करता है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, लेसेस फेयर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। यानी कि ये जो इकोनॉमी होगी फ्री ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन होगी। और जब फ्री ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन होगा तब गौर इकोनॉमी जो होगी वो प्रॉस्पर करेगी, आगे बढ़ेगी, समृद्ध होगी और देश को आगे बढ़ाएगी। ये तीन जो है कैपिटलिज्म विचारधारा हो गया। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो हो गई वो आपके आर्थिक तंत्र की बात हुई। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अंतर को समझिएगा। तो ये जो तीन पैरा में मैंने तीन बातें कहा उनको नोट कर लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। पूंजीवाद के गुण क्या है? पहला, ऑटोमेटिक वर्किंग, यानी कि बिना सरकारी हस्तक्षेप के ये चीजें स्वचालित रूप से चलने लगती हैं, ऑटोमेटिक वर्किंग होती है। थोड़ा आसान आसान कंसेप्ट है इसलिए मैं थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। अगर जहां कठिन होगा वहां रुक जाऊंगा और रिपीट करूंगा। दूसरा, संसाधनों का कुशल उपयोग, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जितने संसाधन हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उनका दोहन हो ताकि उनके इस्तेमाल के जरिए ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। तीसरा, कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहन, जो लोग हार्ड वर्क करेंगे उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज आएंगे, ये पूंजीवाद कहता है। और इसीलिए उद्यमियों का बड़ा महत्व होता है पूंजीवादी समाज में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और उद्यमियों को अधिक दक्षता के लिए, अधिक इफिशिएंट वर्क के लिए उनको लाभ दिया जाता है। चौथा, आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी कि आर्थिक प्रगति की दिशा में ये अर्थव्यवस्थाएं लगातार आगे बढ़ती हैं क्योंकि उत्पादन और उत्पादकता दोनों का लेवल बहुत ज्यादा होता है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। पांचवा जो है कंज्यूमर सॉवरेंटी की बात करता है। सॉवरेंटी मतलब संप्रभु, उपभोक्ता ही सब कुछ होगा, सॉवरेन होगा। कंज्यूमर जो होगा वो संप्रभु होगा। उपभोक्ता अगर संतुष्ट होगा तो आपका सामान ज्यादा बिकेगा, आपका सामान ज्यादा बिकेगा तो लाभ ज्यादा मिलेगा, लाभ ज्यादा मिलेगा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल तत्व तो यही है ना, यही तो गोल्डन रूल है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। और फिर है पूंजी निर्माण की उच्च दर। सिर्फ यही उत्पादन के जरिए नहीं, बचत को प्रोत्साहन दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर और भी ज्यादा कैपिटल से और ज्यादा कैपिटल का निर्माण होगा, पैसे से और ज्यादा पैसे का निर्माण होगा। और फिर आज की दुनिया में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो नई प्रौद्योगिकी की बात करती है क्योंकि बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के नए नए उत्पादन और उत्पादकता के स्तर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए एडवांस टेक्नोलॉजी का काफी महत्व है। आइए इस बात को थोड़ा सा हम एक छोटे से फ्लो चार्ट में समझते हैं। मार्केट इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि फ्री इकोनॉमी, तीनों नाम एक ही है, एकदम इनमें जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा।
व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, ये कौन डिटरमाइन करता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस डिफाइन करती है। थोड़ा सा इसको संक्षेप में मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। व्हाट टू प्रोड्यूस, और समझते जाइए, ये कौन डिटरमाइन करेगा, कंज्यूमर का प्रेफरेंस डिफाइन करेगा, उपभोक्ता की प्राथमिकता डिसाइड करेगी, क्योंकि प्राथमिकता ही तो मांग है ना, उपभोक्ता की जो प्राथमिकता है वही बाजार में डिमांड कहलाएगी। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, तो फिर ये कौन करेगा, इट विल बी डिटरमाइंड बाय प्रोड्यूसर सीकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, तो ये कैसे डिटरमाइन हो जाएगा, परचेजिंग पावर, जिसका परचेजिंग पावर ज्यादा होगा उसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी क्रय शक्ति ज्यादा होगी यानी कि जिसका पैसा ज्यादा होगा उसी के लिए हम काम करेंगे, ऐसा कहता है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कमियां क्या है पूंजीवाद में, बहुत सारी कमियां हैं, देखिए क्या कमियां हैं। जो धन है और आय है ये कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाता है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, और ये चीजें पैदा करती हैं आय की असमानता को, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को पैदा करती हैं। इसके अलावा संसाधनों की बर्बादी बहुत होती है, आपने देखा है ना मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया ही नहीं, आया नहीं कि उसके बड़े बड़े विज्ञापन शुरू हो जाते हैं न्यूज चैनल्स में, न्यूज थोड़ा, विज्ञापन ज्यादा होता है, विज्ञापन में न्यूज का तड़का दे दिया जाता है। मतलब कहने के लिए तो हम मिक्स इकोनॉमी में है, लेकिन हमारी सारी एक्टिविटीज जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली है, संसाधनों की बर्बादी ही तो है। इस तरह के प्रतिस्पर्धी विज्ञापन, गला काट प्रतिस्पर्धा वाले विज्ञापनों से हमारा क्या लाभ होने वाला है। हम तो गुणवत्ता चाहिए, हमें हमें तो समानता चाहिए, हमें तो सशक्तिकरण चाहिए, और यही तो हमारा संविधान इसकी बातें करता है। वर्ग संघर्ष होते हैं, क्लास स्ट्रगल्स होते हैं, वर्ग संघर्ष का मतलब अलग अलग वर्ग बनते आते हैं, पूंजीवादी वर्ग अलग हो जाता है, सर्वहारा वर्ग अलग हो जाता है, गरीब वर्ग। तो ये जो वर्ग बनते हैं, जो क्लास बनते हैं, ये संघर्ष की तरफ ले जाते हैं समाज को, और ये समाज दो भागों में टूट बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है। अगर मैं कहूं तो शायद टूट जाता है, लेकिन टूटना ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, ज्यादा कठोर भाषा हो जाएगी। और ये हो जाता है, समाज को पूंजीपतियों और श्रमिकों में विभाजित करता है, और फिर ये शुरुआत करते हैं क्लास स्ट्रगल्स को शुरुआत करते हैं। व्यापार चक्र, जो मुक्त बाजार प्रणाली है, लगातार तेज आर्थिक उतार चढ़ाव और संकट की ओर ले जाती है, क्योंकि देखिए जब मार्केट में मुनाफा होगा तो नुकसान भी होगा। कई बार आप देखते हैं कि मार्केट में गलतियां नहीं होती, उसके बाद भी इन्फ्लेशन जैसी चीजें आती हैं, मंदी जैसी चीजें आ जाती हैं, रिसेशन आता है, डिफ्लेशन जैसी दिक्कतें आती हैं। तो ये उतार चढ़ाव इकोनॉमी में आते हैं, और ये उतार चढ़ाव, ये जो व्यापार चक्र है, जो ट्रेड साइकिल है, संकट की ओर ले जाते हैं। उसके बाद गैर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, कई बार कई ऐसे वस्तुओं का भी उत्पादन हो जाता है जिसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी कुछ दिक्कतें हैं, और इन सारी दिक्कतों के लिए लाया गया समाजवाद का कंसेप्ट। समाजवाद यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवाद एक विचारधारा है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम का नाम है। क्या है, शुरुआत करते हैं, इसके फादर कौन है, तो इसके फादर कौन है, कार्ल मार्क्स, महान समाजशास्त्री, महान विचारक कार्ल मार्क्स, और यही है समाजवाद के जनक। जो समाजवाद है, जो सोशलिज्म है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये राज्य के नियंत्रण की बात करता है। राज्य का मतलब गवर्नमेंट, जब भी स्टेट या राज्य की बात आए तो आप ये अपने हमारे जो राज्य हैं उनकी बात मत समझिएगा, राज्य का मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकार की बात होती है स्टेट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। तो समाजवाद एक ऐसे समाज को संगठित करने के तरीके के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें उद्योग जो है, इंडस्ट्री जो है, सरकार के स्वामित्व में होगी और उसकी लगाम सरकार के हाथ में होगी। इसीलिए समाजवाद को, समाजवादी अर्थव्यवस्था को और क्या कहा जाता है, ये भी याद करना है आपको, प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है।
तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के तीन नाम हो गए हैं। एक तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा प्लान्ड इकोनॉमी, और तीसरा कमांड इकोनॉमी। क्यों प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं? क्योंकि सरकार प्लानिंग करती है। क्यों कमांड इकोनॉमी कहते हैं? इसकी जो कमांड है, जो लगाम है, सरकार के हाथ में होती है। तो इसी समाजवादी अर्थव्यवस्था के तीन नाम है: सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी, कई बार कमांड इकोनॉमी हम नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन ये भी यही है सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम। तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो सभी संसाधन होते हैं उनका स्वामित्व गवर्नमेंट के पास होता है, और इसके पीछे उद्देश्य होता है लोक कल्याण की भावना। यानी कि जो भी आय है, जो धन का वितरण है, वो समान हो, सभी के लिए समान अवसर हो। और दुनिया में जो प्रमुख देश हैं उन्होंने समाजवाद की बातें की, उस दिशा में उनकी उनकी इकोनॉमी उस दिशा की तरफ झुकी हुई है। पूरी तरह से तो आज दुनिया में बहुत ही कोई नहीं है। नॉर्थ कोरिया की बात की जाती है, लेकिन वो भी है कहीं ना कहीं बाजार की तरफ आ रहा है, क्योंकि अब वो आर्थिक रूप से दिवालिया होने की स्थिति में आ गया है, तो क्या करे। रसिया, चाइना, वियतनाम, पोलैंड और क्यूबा, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। हालांकि ये भी आज पूरी तरह से समाजवादी नहीं रह गए हैं। तो इस ग्राफ के, जिस फ्लो चार्ट के जरिए मैंने आपको थोड़ा दिखाया है, बाई तरफ देखिए, प्योर प्लांट इकोनॉमी की बात मैं कर रहा हूं। प्योर प्लांट इकोनॉमी मतलब कम्युनिज्म की बात कर रहा हूं। और यहां दूसरी तरफ जो एक्सट्रीम है, जो स्केल है, वो प्योर फ्री मार्केट की बात कर रहा हूं, प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। और इनके बीच है मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इधर जो ज्यादा झुका हुआ है वो सबको, उसमें उसका गुण ज्यादा है। तो कौन ज्यादा झुका हुआ? नॉर्थ कोरिया इधर ज्यादा है इस स्केल पर। एक स्केल मैंने बनाया है। तो नॉर्थ कोरिया ज्यादा झुका हुआ है, तो नॉर्थ कोरिया ज्यादा कम्युनिज्म है, ज्यादा कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, मतलब इसको कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं या सोशलिस्ट इकोनॉमी। चाइना, वेनेजुएला नॉर्थ कोरिया से कम है, लेकिन फ्रांस स्वीडन से ज्यादा है। तो ये उधर ज्यादा सोशलिस्ट हो गया, लेकिन इधर कम हुए। फ्रांस और स्वीडन जो है, ये भी सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हैं, थोड़े से हैं, और कैपिटलिस्ट की तरफ ज्यादा झुके हैं। यूएस जो है वो ज्यादा कैपिटलिस्ट है। और आपको जान के थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि यूएस से भी ज्यादा जो कैपिटलिस्ट है आज दुनिया में, हांगकांग है। हांगकांग लगभग इस स्केल पर माने आता है लगभग 89%, या वो बदलता रहता है। 86-89% जो इकोनॉमी है जो उसकी है, वो कैपिटलिज्म की तरफ झुकी हुई है। सिर्फ 10 से 11% वो सोशलिज्म की तरफ है। समाजवाद की विशेषताएं क्या हैं, देखिए जरा। जो उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो सार्वजनिक होता है, मतलब पब्लिक, जनता का इस पर स्वामित्व होता है। और जनता का मतलब सरकार जन जनता को ही मालिक बना के रखती है। लगाम तो सरकार के हाथ में है होती है, लेकिन वो कहती है कि इसका जो स्वामित्व होगा है तो मेरे हाथ में, लेकिन मैं लेके क्या करूंगा? मैं अगर सरकार हूं तो मैं लेके क्या करूंगा? मेरा उद्देश्य तो जनता का फायदा है। तो वो ये जो पब्लिक ओनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, उत्पादन के साधनों पे। दूसरा, केंद्रीय योजना की बात की जाती है। सेंट्रल प्लानिंग, केंद्रीय योजना प्राधिकरण जो होता है, जैसे भारत में योजना आयोग पहले था। तो हालांकि भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, मैं एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्लानिंग, एक अथॉरिटी होती है जो चीजों के को प्लान करती है। पूंजीवादी में जहां मैक्सिमम प्राइवेट बेनिफिट्स की बात की गई थी, यहाँ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट्स की बात की जा रही है। यानी कि अधिकतम जो सामाजिक लाभ होगा वो लोगों का होगा, सोसाइटी का होगा। और ये जो सामाजिक कल्याण की भावना है, सभी आर्थिक गतिविधियों के पीछे मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगी। निवेश की योजना इस तरह से बनाई जाएगी कि जो लाभ होगा वो समाज को बड़े पैमाने पर वितरित किया जाए। ठीक है। और उसके बाद इस जो समाज में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा होगी तो असमानता को बढ़ाएगी। और इसके लिए कहा गया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं पर जो नियंत्रण है वो पूरी तरह से सरकार के हाथ में होगा।
और उपभोक्ताओं के पास सीमित विकल्प होंगे। मूल्य तंत्र का अभाव होगा। जब डिमांड और सप्लाई से चीजें गाइड नहीं हो रही हैं, तो फिर मूल्य तंत्र जैसी चीजें क्या कैसे रहेंगी? सारी चीजें सरकार डिसाइड करेगी, सरकारी वस्तुओं के दाम डिसाइड करेगी, कितना बाजार में लाना है, मतलब लोगों की जरूरत के लिए लाना है, कैसे चीजों का वितरण है, ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। इसके अलावा जो छठा जो है, इसका जो प्रॉपर्टी का जो गुण है, विशेषता है, अनिवार्य विशेषता की, इसका उद्देश्य है आय की असमानता को दूर करना है और कम करना है। और इस तरह यहां पर निजी संपत्ति का कंसेप्ट नहीं है और विरासत का कानून भी यहां पे नहीं है। अगर आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है तो ऐसा थोड़ी कि आप उसे ट्रांसफर कर देंगे। सरकार डिसाइड करेगी कि वो जो विरासत जो होगी किसको मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये कुछ अंतर है, आप देखिए। क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है ये समाज। क्लासलेस सोसाइटी का मतलब हो गया वर्ग विहीन समाज, ऐसा समाज जिसमें वर्ग नहीं होंगे, और वर्ग नहीं होंगे तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा। और इसके अलावा इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुफ्त रूप से मिलेगी। देखिए, अब ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजी निर्माण की उच्च दर कैसे होती है? तो ये सारी चीजें डिफाइन करती है मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई, मांग और उनकी आपूर्ति। तो जैसे जैसे वस्तुओं की जब मांग बढ़ती है तो उनकी आपूर्ति बढ़ती है, और उसके बाद कंपनियां जो लाभ कमाती हैं, उस लाभ के पैसे को फिर से इन्वेस्ट करती हैं। तो एक चक्र शुरू हो जाता है, पूंजी निर्माण का चक्र शुरू हो जाता है। एक तो बाजार में जैसी मांग हुई उस हिसाब से आपूर्ति हुई। सिर्फ मांग ही नहीं, जिसकी क्रय शक्ति ज्यादा है उसकी मांग के हिसाब से चीजें मिली हैं। तो चूंकि उसकी क्रय शक्ति ज्यादा है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा डिमांड, जब चीजों की डिमांड बढ़ती है तो फिर उसकी कीमत भी बढ़ती है। तो इसी को महंगाई कहते हैं, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं ना। जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो जो ओनर है उसके पास ज्यादा पैसा आ गया। मान लीजिए मार्केट में मैं एक कपड़ा निर्माण करने वाला व्यवसायी हूँ, उत्पादक हूँ, और हर महीने 10 कपड़ों का उत्पादन करता हूँ। तो 10 कपड़ों के उत्पादन का जो खर्च है वो तो मेरा वही रहेगा। जब बाजार में उसकी मांग बढ़ेगी तो एक कपड़ा जो पहले, या 10 कपड़ा पहले मैं 1,000 रुपये में बेचता था, अब मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा दूंगा क्योंकि मांग बढ़ गई है। लोग अब मोल भाव भी नहीं करेंगे। जो कपड़ा पहले मैं एक कपड़ा 100 रुपए में बेचता था, अब मैं वही कपड़ा 120 या 150 रुपए में बेचूंगा। यानी कि मेरा लाभ अपने आप बढ़ जाएगा, यानी कि पूंजी निर्माण अपने आप बढ़ जाएगी। और फिर जो मेरे पास ज्यादा पूंजी आएगी उस पूंजी का संचय करूंगा और उठा के फिर इन्वेस्ट कर दूंगा। जो बेसिक प्रोडक्शन है, कच्चे रॉ मटेरियल में खर्च करूंगा और ज्यादा उत्पादन करूंगा, दाम बढ़ाता जाऊंगा क्योंकि मांग बढ़ती जा रही है, और फिर मेरा लाभ और भी ज्यादा लाभ बढ़ता जाएगा। यानी कि पूंजी निर्माण की जो दर है उच्च दर होती है। और आप में से कुछ साथियों ने पूछा कि क्या निम्न दर होती है? हाँ, निम्न दर भी होती है। उसी को तो महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, रिसेशन कहते हैं। कैसे होती है? मान लीजिए आपने उत्पादन ज्यादा कर लिया, फिर उसकी मांग अचानक कम होगी मार्केट में। और आज तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आज भूमंडलीकरण का दौर है। सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तकनीकी के जरिए जुड़े हैं, व्यापार मार्ग के रास्ते से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो बीच में सीमा शुल्क या विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं थी, व्यापारिक बाधाएं, वो न्यूनतम कर दी गई हैं, आज की दुनिया में कम कर दी गई हैं। तो फ्री ट्रेड, मतलब फ्री ट्रेड पूरा नहीं हुआ है। लोग जाते हैं और दुनिया भर में बेचते हैं। तो अगर दुनिया में कहीं एक जगह संकट आता है तो उस संकट का सीधा असर हमारे देश पर भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हाल के दिनों में जो यूक्रेन का संकट था, उससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई। तो हाँ, जब अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, मार्केट में मंदी आएगी या मुद्रा महंगाई बढ़ेगी, तो मांग क्या होगा? फिर वहां से मांग कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर मंदी आती है, महंगाई आती है, तो मांग बढ़ती है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये कहीं ना कहीं पूंजी निर्माण की जो दर है वो कम करती हैं। क्यों कम करती हैं? जब महंगाई बढ़ेगी तो श्रम की लागत भी तो बढ़ेगी, रॉ मटेरियल का खर्चा भी बढ़ेगा।
तो यानी कि पूंजी निर्माण की जो दर है अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये सारी चीजें डिफाइन करती है मार्केट फोर्सेस, बाजार की शक्तियां। ठीक है। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्लासलेस सोसाइटी होता है, वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। सरकार इंटरफियर करके जो असमानता है उसको दूर करती है। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है, देखिए। नॉर्थ कोरिया बहुत चर्चा में रहता है, जो बीच बीच में धमकियां देता रहता है ना, एटॉमिक और न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का, उसकी वजह से ये महाशय बड़े चर्चा में रहते हैं। तो ये जो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी फोटो यहाँ पे है। और नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं इनकी है। तो नॉर्थ कोरिया कहीं कुछ हद तक सोशलिस्ट इकोनॉमी के करीब है। यानी कि जो यहाँ पे प्रोडक्शन है, जो यहाँ पे एक्टिविटीज हैं, उनको सरकार कैरी कर रही है, उनको सरकार लेके जा रही है। और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उनमें जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो कौन कर रहा है? कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, उद्यमी कर रहे हैं उसका। और यहाँ पे उद्यमी नहीं, यहाँ पे सरकार कर रही है। तो सरकार यहाँ पे क्या डिसाइड कर रही है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस एज पर नीड टू सोसाइटी। सरकार जनता की जरूरत है, जनता की जो भी जरूरत है उस हिसाब से चीजों का उत्पादन करेगी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता उल्टा है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हुम टू प्रोड्यूस, ये चीजें डिसाइड करती हैं मार्केट के फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम प्राइस मैकेनिज्म भी करते हैं। और ये है मार्केट इकोनॉमी की कहानी। अब इस फ्लो चार्ट के जरिए थोड़ा सा कुछ समझते हैं। जो कमांड इकोनॉमी है, कमांड इकोनॉमी का मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, ये तीनों एक ही नाम है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, ये तीनों एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं, मतलब उन्हीं के तीन अलग अलग नाम हैं। तो कमांड इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, कौन बताएगा? ये सरकार तय करेगी। सरकार प्रेफर करेगी कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, ये भी गवर्नमेंट और उसके जो एम्प्लॉयज हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उनके अधिकारी हैं, ये तय करेंगे कि किस प्रकार इनका उत्पादन किया जाए। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो ये भी सरकार डिसाइड करेगी। जो गरीब है उसके लिए उसकी जरूरत के हिसाब से ज्यादा उत्पादन हो। अगर गरीबों के लिए मकान की जरूरत ज्यादा है, आवास की जरूरत ज्यादा है, लेकिन उनकी क्रय शक्ति नहीं है, तो सरकार उनको धन मुहैया कराएगी और फिर धन मुहैया करके उनकी आवास की जरूरतों को पूरा करेगी। तो ये है कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर प्लान्ड इकोनॉमी की बातें। समाजवाद के गुण क्या है? पहला, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। अब जब सरकार इंटरफियर कर रही है, सरकार जब हस्तक्षेप कर रही है, तो असमानता में कमी हो जाएगी। लोगों के पास पैसे का जो अहंकार होता है वो कम हो जाता है, सरकार उस अहंकार को कुचल देती है। और संपत्ति के जो मालिक होने और दूसरे का शोषण करने की अनुमति दी ही नहीं जाती है। दूसरा, संसाधनों का तर्क संगत आवंटन, रेशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी संसाधन होंगे, जो भी चीजें पैदा की जाएंगी, उत्पादित होंगी, उनको रेशनल तरीके से आवंटित किया जाएगा, नियोजित तरीके से, पूर्व नियोजित तरीके से इनको काम किया जाएगा। अपव्यय जो है, अनावश्यक जो खर्च है, उसको खत्म किया जाएगा। खत्म तो कभी नहीं किया जा सकता, उसको कम किया जाएगा। और फिर जो निवेश किया जाएगा वो भी प्लान तरीके से होगा। तीसरा क्या गुण है? एब्सेंस ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स। जब वर्ग होंगे ही नहीं, अमीर और गरीब के बीच खाई कम होगी या नहीं के बराबर होगी, तो वर्ग नहीं होंगे, तो संघर्ष नहीं होंगे। इंड ऑफ ट्रेड साइकिल्स। जब सरकार का नियंत्रण हर चीज पे हो जाता है, तो फिर सरकार ही अपने संसाधनों के जरिए बाजार में जो कमियां हैं, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करती है। तो व्यापार चक्र का कोई मतलब ही नहीं रहा, मतलब लॉस और प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं रहा, सरकार ही डिसाइड करती है। और पांचवा क्या गुण है? ये समाज कल्याण को बढ़ावा देता है।
समाज कल्याण का क्या मतलब? जब शोषण नहीं हुआ, आर्थिक असमानताओं में कमी आ गई, और उत्पादन की जो इफिशियंसी है उसको इस हिसाब से बढ़ाई जाए कि गरीब लोगों की जरूरतें पूरी हों, तो ये क्या हो गया? ये तो समाज कल्याण, यही तो हो गया। आइए थोड़ा सा और एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसके जरिए मैं थोड़ा सा कुछ और बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। ये एक स्केल जो है, एक मैंने स्केल बनाया है जिसमें बाईं तरफ मैंने बनाया है मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और कमांड इकोनॉमी यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को मैंने राइट हैंड साइड में रखा है, दाहिनी तरफ। और इसके जो बीच वाला पार्ट है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब उनके बीच का पार्ट। तो मार्केट इकोनॉमी में ये चीजें हैं, ओन बाय प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीजें होती हैं। फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सप्लाई और डिमांड से चीजें चलती हैं। तो फिर इसका उल्टा कमांड इकोनॉमी में होगा, क्या उल्टा होगा? ओन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के हाथ में ओनरशिप होगी, स्वामित्व होगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन, सरकार के नीति नियम कानून काम करेंगे, उसी कानून से ही सब कुछ चलेगा। ठीक है। और प्राइस कंट्रोल, सरकार ही इनको प्राइस पर कंट्रोल करेगी। तो ये स्केल जो है, एक तरफ मार्केट इकोनॉमी हो गया, दूसरी तरफ कमांड या सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गया, उनके बीच में मिक्स्ड इकोनॉमी, उनके बीच में ये मिक्स्ड इकोनॉमी, ये वाले भाई साहब यहाँ बीच में आ गए। अब ये जो समाजवाद है इसका, आपको लगेगा कि सब कुछ फायदा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, अच्छा अच्छा है, नहीं। इसकी बड़ी कमियां हैं। क्या कमियां हैं समाजवाद की? दूसरा, पहला जो है, ये रेड टैपिज्म को बढ़ावा देता है, लाल फीताशाही और ब्यूरोक्रेसी। आपको पता ही है कि सरकार में एक थोड़ा सी मानसिकता हम सब के अंदर बनी हुई है कि सरकारी जो एजेंसियां हैं धीमी गति से काम करती हैं, वहां पर मामले को टालने की एक प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि सरकारी नौकरियां होती हैं तो उनको आसानी से नौकरी से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि समाजवाद है। तो अगर नहीं हटाया सकता तो फिर क्या करते हैं, ये चीजें लाल फीताशाही की तरफ ले जाती हैं। ये लाल फीताशाही है क्या? इसको इस चित्र से आप आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं एक सरकारी बाबू हूं, और मेरे पास कोई फाइल आती है, तो हमने देखा भी नहीं, हमने कहा अरे फाइल आ गई, अब मेरे लिए सिरदर्दी हुई, मैंने उसको लाल रंग के फीते से उसको बांध दिया कि भैया अब इसको दूसरी डिपार्टमेंट देखेगी, एक क्लॉज लगा दिया। दूसरे डिपार्टमेंट के पास गए, वो भी बाबू साहब ने एक फीता लगा दिया। ऐसे करते इतनी फीते जो है, आप देखिए पहले चित्र में इतने फीते इस पे लग जाते हैं। इसी को लाल फीता शाही कहते हैं, रेड टैपिज्म कहते हैं। और या फिर इसको उठा के एक बंद फीते में बंद कर दिया गया सारे फाइल को, तो ये भी क्या है, रेड टैपिज्म का उदाहरण है। तो फीता जो ढेर सारे फीते लग जाते हैं ना, उसी को रेड टैपिज्म या लाल फीताशाही कहते हैं। तो रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेसी इसकी बड़ी समस्या है। दूसरा, प्रोत्साहन का अभाव होता है। प्रोत्साहन का अभाव का मतलब, जब सरकार समानता की बात करती है, सभी के पास सब कुछ हो, ऐसी बात करती है, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों के पास इफिशियंसी ज्यादा होती है, कुछ लोगों के पास क्षमता ज्यादा होती है, और कुछ लोगों के पास क्षमता कम होती है, लेकिन मिलना सबको है। तो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ना। हम कहेंगे कि भाई मैं तो ज्यादा काम करता हूँ, ज्यादा इफिशियंट हूँ, ज्यादा टैलेंट हूँ, ज्यादा स्किल्ड हूँ, उसके बाद भी मुझे वही चीजें मिल रही हैं। तो ये प्रोत्साहन का अभाव आने लगता है लोगों के बीच में। इसके अलावा पसंद की सीमित स्वतंत्रता होती है। आप अपने पसंद के हिसाब से चीजें नहीं, बाजार में चीजें नहीं आ पाती हैं, और फिर आप उस आजादी का आनंद नहीं उठा पाते हैं। इसके अलावा जो पावर का कंसंट्रेशन होता है वो सब कुछ सरकार के हाथ में आ जाता है, यानी कि सरकार ही बहुत पावरफुल हो जाती है, और कई बार निरंकुश सरकारें, निरंकुश तानाशाह पैदा हो जाते हैं, और फिर वो अपने तरीके से काम करके पूरे देश को कोलैप्स की सिचुएशन में ले आते हैं, कोलैप्स इकोनॉमी के लिए सिचुएशन में ले आते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं पूरी दुनिया में, आप सबने भी बीच बीच में देखा होगा, पढ़ते होंगे आप। इन सब का जवाब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी की बात में होते हैं, मिक्सडाइज्म। इस विचारधारा को कहेंगे मिक्सडाइज्म या मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इन सवालों का जवाब मिक्स्ड इकोनॉमी में दिया जाता है। वहां पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, उन दोनों का सह अस्तित्व होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मेल होता है, और इन दोनों की जो कमियां हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो संसाधनों का स्वामित्व है
वो सरकार के पास साथ साथ व्यक्तियों के भी हाथ में होता है, जो पूंजीवाद का गुण है। और आज दुनिया में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कुछ न कुछ हद तक मिश्रित अर्थव्यवस्था हैं। अगर नॉर्थ कोरिया की भी बात करें तो वो भी पूरी तरह से समाजवाद नहीं रह गया है, वो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कहीं ना कहीं वो मार्केट फोर्सेस से चलता है। अगर हांगकांग की बात करें, जो बहुत सबसे ज्यादा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, वो भी कहीं ना कहीं समाजवाद की बात करता है। वो अपने नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, हॉस्पिटल की व्यवस्था करता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये तो समाजवाद के गुण है ना। तो ये जो दोनों गुण एक साथ जो चल रहे हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाते हैं। क्या विशेषता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की? पहला क्या है, देखिए, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो संपत्ति है और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, ये निजी क्षेत्र के भी हाथ में होगा और सार्वजनिक क्षेत्र के भी हाथ में होगा। जो प्राइवेट पर्सन है उसके भी हाथ में होगा और सरकार के भी हाथ में होगा। या सार्वजनिक क्षेत्र आप कहिए, सरकार जो जनता द्वारा चुनी जा रही है तो उसको पब्लिक सेक्टर कहेंगे। और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है वो संसाधनों को खरीद सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं और उनका वो स्थानांतरित कर सकते हैं। ये इनका सह अस्तित्व होता है और इनका उद्देश्य होता है मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होता है। इनका उद्देश्य क्या होता है? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ, सॉरी, मैक्सिमम अधिकतम सामाजिक कल्याण। इसका उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम सामाजिक कल्याण। ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था की दो प्रमुख गुण। तीसरा क्या गुण है? इकोनॉमिक प्लानिंग। जो केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण होता है वो आर्थिक योजनाएं तैयार करता है और ये योजनाएं सरकार द्वारा तैयार की जाती है। और इन योजनाओं पे जो नियम लागू होते हैं उनका पालन निजी क्षेत्र भी करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र भी करते हैं। निजी क्षेत्र का मतलब मैं अगर कोई प्राइवेट कंपनी चला रहा हूं तो निजी क्षेत्र हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जिसमें पब्लिक सेक्टर, जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है और वो जनता के लिए जो काम करती है, तो वो जो सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर है। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जाता है? क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है और कैसे वितरण करना है, इसमें राज्य का हस्तक्षेप भी होता है और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी साथ लेके चलती है। स्वतंत्रता और नियंत्रण, इसमें फ्रीडम और कंट्रोल दोनों दोनों होती हैं। मतलब जो संसाधन है, जो निजी मालिक हैं वो संसाधनों के मालिक होंगे, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं, उनको आजादी होती है कि वो अपने रिसोर्सेस को कहाँ लगाएं। लेकिन जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसका नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। अगर सरकार के हाथ में नहीं होगा तो फिर तो ये प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी ना। तो यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों का जो नियंत्रण होता है सरकार के पास होता है। इसके गुण क्या है? ये तो विशेषताएं हो गई। गुण का मतलब फायदे, विशेषता का मतलब उसकी जो खास बातें हैं। अब गुण ये है, फायदा ये है कि ये जो चीजें हैं तीव्र आर्थिक विकास की तरफ ले जाती हैं। जो जितनी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है वो, उनका जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उनका जीडीपी ग्रोथ है, वो सबसे ज्यादा दुनिया भर में देखा गया है। दूसरा, जो भी आर्थिक विकास होता है वो संतुलित होता है, बैलेंस्ड होता है। क्यों बैलेंस्ड होता है? क्योंकि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। शहर और गांव को साथ लेके चला जाता है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की खास बात है। तीसरा क्या है? जो भी संसाधन आपके अर्थव्यवस्था में मौजूद होंगे उनका उचित उपयोग किया जाएगा, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन यहां पर भी सरकार जो है प्रत्यक्ष रूप से और जितनी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं उनका नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। रक्षा क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र, और आप देखते होंगे कि सरकार ने विभिन्न प्रकार के मंत्रालय बना रखे हैं। वो सारे मंत्रालय क्या है, विभिन्न क्षेत्रों पर निगाह रखते हैं, काम करते हैं और देश को मिलकर आर्थिक विकास, समग्र आर्थिक विकास की तरफ ले जाते हैं। चौथा क्या है, इसका फायदा क्या है? इकोनॉमिक इक्वेलिटी। सरकार जो है टैक्स लगाती है। टैक्स क्यों लगाती है? अगर सड़कें देनी हो सरकार को, बिजली देनी हो, पानी देनी हो, लोगों के विकास के लिए नई योजनाएं चलानी हो, तो पैसा कहाँ आएगा?
तो सरकार ने टैक्स स्लैब बना रखा है, जिसकी इतनी इनकम होगी उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी ज्यादा इनकम होगी उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सरकार कराधान की प्रगतिशील दरें लाती है, प्रोग्रेसिव रेट्स लेके आती है। इसके अलावा समाज को विशेष लाभ देने के लिए सरकार काम करती है। क्यों काम करती है? सरकार न्यूनतम मजदूरी की बात करती है, न्यूनतम काम की बात करती है। न्यूनतम काम की बात कहाँ की गई है? मनरेगा में की गई है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया गया और उस अधिनियम के तहत 100 दिनों के काम को एक मैंडेटरी बना दिया गया कि हर व्यक्ति को कम से कम इतने दिनों का काम मिलना जरूरी है, अनिवार्य है। और इस तरह समग्र रूप से लोगों के विकास की बात निश्चित करती है। और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इस बार मेंस में आया था, क्या बाजार अर्थव्यवस्था समावेशी विकास को सुनिश्चित करती है क्या नहीं? मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसका भी लिंक इसके वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको पढ़िएगा। तो ये जो आंसर राइटिंग के जो मेरे टॉपिक्स होते हैं, मैं उन्हीं टॉपिक्स को टच करता हूं जो ट्रेंड बनते जा रहे हैं आपकी परीक्षा में, जो आने वाले समय में भी जिन पर क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं। मिक्स्ड जो इकोनॉमिक सिस्टम है, अगर इस फ्लो चार्ट की मदद से अगर समझना चाहें तो क्या है? को सर्वाइवल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक साथ सर्वाइव करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग पाई जाती है। कंज्यूमर राइट्स को सेफगार्ड किया जाता है, उपभोक्ताओं के जो भी अधिकार होते हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए सरकार बात करती है, रेगुलेशन आती है, सिस्टम लाती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ लेबर राइट्स, जो थोड़े से मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, थोड़े से कमजोर हैं आर्थिक विकास की धारा में, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार काम करती है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के, मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुछ खास बातें हैं। अब इसके भी दोष हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या दोष हैं? कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी कंप्लीट नहीं है। पहला, सबसे बड़ी समस्या आती है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है। दोनों के उद्देश्य अलग होते हैं। पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य लाभ कमाना, सॉरी प्राइवेट, क्षमा करिएगा, प्राइवेट सेक्टर का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना, और पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य समाज के तबके को साथ लेके चलना। तो दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो उनके कोऑर्डिनेशन में कमी आएगी। और ये कोऑर्डिनेशन में कमी कभी कभी कंफ्लिक्ट का रूप ले लेती है, समस्या का रूप ले लेती है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा दोष है, वो क्या दोष है? प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण होता है। मतलब इस अर्थव्यवस्था में उम्मीद तो की जाती है कि दोनों मिलकर समाज का कल्याण करेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि दोनों प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं, क्योंकि दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। जब आपके उद्देश्य अलग होंगे तो आप एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी जो कमी है वो क्या है? अक्षमता की कमी है। क्योंकि सरकारी नौकरियां होती हैं, सरकारी सिस्टम होता है कुछ हिस्सों में, अब तो सरकार भी निजी क्षेत्रों की तरफ काफी ज्यादा जा चुकी है। तो वो जो सिस्टम है वो कुछ कुछ धीमा होता है, अभी उसमें लाल फीताशाही की समस्याएं होती हैं, और मोटिवेशन की कमी होती है। मैंने इथिक्स की क्लासेस में लगातार डिस्कस किया है कि जो सरकारी सिस्टम है उसमें जो चुनौतियां हैं उनको आप एक आईएएस ऑफिसर के रूप में उन चुनौतियों को कैसे निपटेंगे। तो ये सारी चीजें इथिक्स के सवाल से भी कहीं ना कहीं इस एंगल से आप देखिए। देखिए क्लासेस में मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ आपसे, परीक्षा में जितना इंटर डिसिप्लिनरी लिखेंगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसको इथिक्स के एंगल से भी देखिए। इथिक्स वाले पेपर में आप इकोनॉमिक्स की भी चीजें डालेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की भी चीजें डालेंगे, इंडियन पॉलिटी की भी चीजें डालेंगे, तो वो आपकी कॉपी को इंटर डिसिप्लिनरी बनाएगा और वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन, मेरा उद्देश्य आपको थोड़ा बहुत ज्ञान देना तो है ही, आपका सिलेक्शन मेरा प्रमुख उद्देश्य है। तो आप इसी उद्देश्य के साथ काम करें, पढ़ाई करें। इसके अलावा कई बार जो यहाँ भी असमानताओं की बात आती है, संसाधनों का स्वामित्व और विरासत जो कानून है वो कभी कभी ऐसे होते हैं कि अमीर लोगों की तरफ ज्यादा झुके होते हैं। आइए इस स्केल के जरिए मैं थोड़ा सा आपको बताना जो चाह रहा हूं। अगर इस स्केल पे हमने प्योर या कमांड इकोनॉमी की बात किया है या सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात की है, इस स्केल को बोलते हैं इकोनॉमिक कॉन्टिन्यूम स्केल बोलते हैं। इकोनॉमिक कंटिन्यूम स्केल, ये स्केल बताता है कि कौन कितना किधर ज्यादा झुका हुआ है। तो ये जो है, अगर हम पूंजीवाद की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में
लगभग 1.5% या लगभग 2% पूंजीवाद है नॉर्थ कोरिया में। ये लगभग काफी हद तक समाजवाद की तरफ झुका हुआ है। दुनिया भर में अगर हम पूंजीवाद की बात करें तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी लगभग 58% पूंजीवाद 58% पूंजीवाद की तरफ है। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी से पूंजी पूरी तरह मिक्स्ड भी नहीं हो पाई है पूरी दुनिया। अगर एवरेज ले, इस स्केल की बात करें, इस पैमाने की बात करें, तो पूरी दुनिया लगभग 58% जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के उस स्केल में 58 नंबर है इनका। अमेरिका का नंबर क्या है? अमेरिका 76% जो है कैपिटलिस्ट है, और फिर बाकी हिस्सा उसका सोशलिस्ट है। सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन है? हांगकांग है। लगभग 90% जो है ये कैपिटलिस्ट है। तो उदाहरण क्या है? कमांड इकोनॉमी की तरफ क्यूबा जो है, सबसे क्यूबा, नॉर्थ कोरिया सबसे ज्यादा कमांड इकोनॉमी की तरफ है। रसिया भी झुका हुआ है, आप देखिए इस चित्र में। जर्मनी भी झुका हुआ है। अब एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि जर्मनी जो है ब्रिटेन की तुलना में ज्यादा सोशलिस्ट है, और ब्रिटेन जो है पूंजीवाद की तरफ है। अगर ब्रिटेन, जिन्होंने हमें 200 साल गुलाम बनाए रखा, मैं तो कभी भी भूल नहीं सकता अपनी जिंदगी में कि 200 साल आप कभी किसी देश को कैसे गुलाम बना सकते हैं। खैर वो दूसरा टॉपिक है। तो ब्रिटेन महाशय जो है, ये अमेरिका से ज्यादा सोशलिस्ट है, और अमेरिका जो है ब्रिटेन से ज्यादा कैपिटलिस्ट है। देखिए इस स्केल पर यूके जो है इधर ज्यादा झुका हुआ है, कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा झुका है यूके। और अमेरिका जो है, ये महाशय जो है इधर जा ऑस्ट्रेलिया जो है हांगकांग से थोड़ा कम है और अमेरिका से ज्यादा है। तो ये स्केल है। इस स्केल के जरिए थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहा, मेरी कोशिश रही है कि अब क्वेश्चन देखिए कितना घुमा फिरा के आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं। भूमंडलीवाद क्या है? तो भूमंडलीवाद की जो विचारधारा है, यह एक तरह की मार्केट आइडियोलॉजी है। ग्लोबलिज्म या ग्लोबलाइजेशन का मतलब भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या है? पूरी दुनिया क्या है, एक दूसरे से जुड़ गई है, एक ग्लोबल विलेज हो गया है। पूरी दुनिया एक गांव के रूप में बन गई है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से, रास्ते से, तरह तरह की ट्रीटीज बनाकर, तरह तरह की संधियां बनाकर। इसकी अवधारणा किसने सबसे पहले दी थी? देखिए आपके स्क्रीन पे मैंने नाम लिखा हुआ है, मैनफ्रेड डी स्टीगर। मैनफ्रेड डी स्टीगर ने इसकी अवधारणा उन्होंने दी है, और साल 2002 में उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया, ग्लोबलिज्म को। ग्लोबलिज्म का जो कंसेप्ट है, मैनफ्रेड डी स्टीगर ने दिया, साल 2002 में दिया। ये कंसेप्ट जो है भूमंडलीवाद का जो कंसेप्ट है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से राष्ट्रों को एक साथ जोड़ता है और वैश्विक विकास का लक्ष्य रखता है। इस ग्लोबलिज्म को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड कैपिटलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड कैपिटलिज्म। तो जो ग्लोबलिज्म है, जो आईएसएम या वाद जो है ना, ये विचारधारा की बात करता है। और ये जो इकोनॉमी, ये जो गुण है, ये भूमंडलीकरण कहलाएगा। तो भूमंडलीकरण आप समझ रहे होंगे। हालांकि ग्लोबलाइजेशन इतना बड़ा टॉपिक है कि ऐसे 2 मिनट में उसको नहीं समझाया जा सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि मैं भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के जरिए क्या कहना चाह रहा हूं। ग्लोबलिज्म एक विचारधारा है, एक मार्केट आइडियोलॉजी है, बाजार विचारधारा है। यह बाजार की शक्तियों की बात करता है। फिर इसको किसने निरूपित किया? मैनफ्रेड डी स्टीगर ने किया। और इसको एक्सटेंडेड कैपिटलिज्म भी कहते हैं, एक्सटेंडेड कैपिटलिज्म कहते हैं। ग्लोबलिज्म एक आइडियोलॉजी है, और ग्लोबलाइजेशन क्या है? उस गुण को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड जॉब्स अक्रॉस नेशंस, ये ग्लोबलाइजेशन है। तो इस ग्लोबलाइजेशन का जो आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट है, उसी को आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट को ही ग्लोबलिज्म कहते हैं। और इसमें इंटरकनेक्शन की बात की आती है। पीपल, रीजन्स, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, किस विचारधारा के जरिए? बाजार विचारधारा के जरिए, मार्केट इकोनॉमी के कंसेप्ट से जुड़े रहते हैं। और विभिन्न देश एक दूसरे से लाभ, व्यापार की बातें करते हैं, और
फ्री ट्रेड की बातें आज की जा रही हैं ग्लोबलिज्म के जरिए। एक छोटा सा कंपेरिजन चार्ट है, उसको जरा देख लीजिए कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्सडिज्म में क्या अंतर है। कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होती है, सोशलिज्म में पब्लिक ओनरशिप होती है, और जो मिक्सडिज्म है इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों होती है। अगर इकोनॉमिक मोटिव की बात करें तो कैपिटलिज्म में प्रॉफिट की बात होती है, सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर, और मिक्सडिज्म में दोनों होती है, सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मोटिव। मिक्सडिज्म का मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म का मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर सरकार के रोल की बात करें तो सरकार का रोल इसमें इंटरनल रेगुलेशन तक ही होता है कैपिटलिज्म में। सोशलिज्म में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है, और मिक्सडिज्म में लिमिटेड रोल होता है। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, आय के वितरण की बात करें, तो कैपिटलिज्म में अनइक्वल होता है, असमान होता है। सोशलिज्म में समान यानी कि इक्वल होता है, और मिक्सडिज्म में लेस इक्वल होता है। तो ये था आज की चर्चा, जो इकोनॉमिक सिस्टम की जो तीन प्रणालियां हैं इनके बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।